दुर्भाग्यवश हाल ही में मुझे अपने ब्रेकअप के बाद अपने परिवार के पास वापस आना पड़ा। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड बॉस्टन में एक अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन अब मैं पश्चिमी मैसाचुसेट्स में अपने माता-पिता के पास आ गई हूँ। अगर आप कभी मैसाचुसेट्स गए हैं, तो आप जानते होंगे कि जैसे-जैसे आप पश्चिम की ओर जाते हैं, जगहें और भी शांत और ग्रामीण होती जाती हैं। मैं खुद एक कंट्री गर्ल नहीं हूँ। मुझे बड़े शहरों में रहना ज्यादा पसंद है, खासकर जब मैं अपनी 20 के दशक में हूँ। मेरे माता पिता का इलाका तो बहुत ही बोरिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकूंगी, बस तब तक जब तक मैं अपना खुद का अपार्टमेंट नहीं ढूंढ लेती। हालांकि इस समय मैं बॉस्टन से दूर रहना चाहूंगी, कुछ वजहों से। मुझे उस अर्जेंट केयर फैसिलिटी में वापस काम पर जाना पड़ा जहां मैं पहले काम करती थी। उन्होंने मुझे खुशी खुशी वापस ले लिया, भले ही यह टेम्पोरेरी हो, जब तक मैं अपनी पूरी व्यवस्था नहीं कर लेती। इस नौकरी का सबसे बड़ा डील यह है कि मुझे रात की शिफ्ट करनी पड़ती है। शिफ्ट का काम आसान है, लेकिन यह बहुत बोरिंग होता है और मेरी नींद और सोशल लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देता है। वैसे भी यहाँ की सोशल लाइफ कुछ खास नहीं है। अपनी शिफ्ट के बाद मैं अक्सर अपना डिनर लेने के लिए रुकती हूँ, जो ज्यादातर टेकआउट होता है, क्योंकि इन घंटों में ज्यादा कुछ खुला नहीं रहता। आज सुबह 4 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हुई और एक बैगल की दुकान थी जो उसी समय खुलती है। वहाँ कई तरह के खाने का ऑप्शन था, तो मैंने एक चिकन सैंडविच और सलाद ले लिया। सोचा घर पहुंचकर खाऊंगी। गैस भरवाने के लिए भी रुकना पड़ा। मैं एक लोकल शेल स्टेशन पर रुकी, जो उन कुछ गैस स्टेशनों में से एक था जो इस समय खुले रहते हैं और मेरे रास्ते में पड़ते हैं। इसका पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ मैंने कभी ज्यादा गाड़ियां नहीं देखी हैं, यहाँ तक कि दिन में भी। पैसे बचाने के लिए मैं अंदर जाकर कैश से पेमेंट करने गई। बाहर आकर जब मैं अपने पंप की तरफ बढ़ी, तो देखा कि एक और कार खड़ी थी, एक नीली सेडान। जैसे ही मैंने गैस भरनी शुरू की, मैंने देखा कि उस आदमी ने भी अपनी कार में गैस भरना शुरू कर दिया था। वह शायद नोजल को लॉक करके गैस भर रहा था, क्योंकि वह दोनों पंपों के बीच से मेरी तरफ बढ़ा और बोला, क्या तुम एक मजेदार ट्रिक देखना चाहोगी? इस बातचीत से मुझे तुरंत ही अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया, कौन सी ट्रिक? उसने वही पुरानी स्टूपिड ट्रिक शुरू कर दी, जिसमें आप अपनी एक उंगली को दूसरी से खींचने का नाटक करते हैं। वह बार बार अपने हाथों की तरफ और फिर मेरी तरफ देखकर अजीब सा चेहरा बना रहा था, जैसे उसे पता था कि वो कुछ बेवकूफी कर रहा था। लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो मुझे समझ नहीं आया कि वह सच में ऐसा सोच रहा था या सिर्फ मजाक कर रहा था। मैंने एक नकली हंसी हंसकर उसे टालने की कोशिश की, लेकिन उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। वह तब तक ये करता रहा जब तक मैंने नजरें फेरकर उसे नजरअंदाज करना शुरू नहीं किया। फिर जब मुझे गैस नोजल की क्लिक की आवाज सुनाई दी, तो मुझे थोड़ा आराम मिला। मैंने जल्दी से नोजल को पंप पर रखा और अपना पेमेंट करने अंदर चली गई। जब मैं बाहर आई, तो वह आदमी वहां नहीं दिखा, लेकिन उसकी कार अभी भी वहीं खड़ी थी और नोजल अभी भी उसकी कार में गैस भर रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान खींचने का कोई जोखिम नहीं लिया और सीधा अपनी कार में बैठ गई। हालांकि सिर्फ डर के मारे मैंने पीछे की सीट चेक की कि कहीं वह वहां छुपा ना हो। फिर मैंने जल्दी से दरवाजे लॉक किए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। सड़क पर आते ही मैंने राहत की सांस ली। घर ज्यादा दूर नहीं था, तो सिर्फ 5 मिनट में मैं पहुंच गई। मैं 4:30 पर अपने डिनर को लेकर काफी एक्साइटेड थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने अपने पेरेंट्स के छुपे हुए स्पॉट से स्पेयर चाबी निकाली, दरवाजा खोला और चाबी वापस उसी जगह रख दी। अंदर आते ही मैंने सबसे पहले दरवाजा लॉक कर दिया, जैसा मैं हमेशा करती हूँ। मैंने सीधे किचन की तरफ रुख किया, क्योंकि मैं अपना खाना खाने के लिए बेताब थी। जब भी मैं इतनी देर रात घर लौटती हूँ, तो हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कोई शोर न हो, ताकि मेरे पेरेंट्स की नींद खराब न हो। हमारे परिवार में सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, इसलिए मैं अपनी माँ की कार शेयर करती हूँ। बॉस्टन में रहने के दौरान मुझे कार की जरूरत नहीं पड़ी,
लेकिन यहाँ आने के बाद से मैं उस छुपी हुई स्पेयर चाबी का इस्तेमाल कर रही थी, जो हमारे घर के सामने एक जगह छुपाई जाती है। जैसे ही मैं टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी, अचानक मैंने सुना कि सामने का दरवाजा अनलॉक हुआ, फिर खुला और बंद हो गया। मैं तुरंत रुक गई, खाना चबाना भी बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। थोड़ा घबराते हुए मैंने कहा, माँ, पापा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और न ही कोई कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डरते डरते किचन से बाहर निकली और हॉल की तरफ देखने गई। वहां कोई नहीं था। मेरा दिल धड़कते धड़कते जैसे गले में अटक गया। मैं तेजी से ऊपर की तरफ भागी और अपने माता पिता के कमरे का दरवाजा जोर से खोल दिया। मेरी इस हरकत से वे दोनों जाग गए और घबराकर मेरी तरफ देखने लगे। हड़बड़ाते हुए मैंने कहा, अभी अभी कोई घर के अंदर आया है। मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे पापा तुरंत बिस्तर से उठे और नीचे की तरफ भागे। मैं उनके पीछे पीछे गई। उन्होंने हर कमरे की लाइट ऑन की और हर कोना चेक किया। फिर बाहर जाकर देखा तो उन्हें स्पेयर चाबी अपनी जगह पर नहीं मिली। यह देखकर मेरी माँ और मैं डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, जब चाबी वापस रखती हो तो आसपास ध्यान रखना चाहिए था। मेरे पापा घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगे। मैं और माँ उनके साथ थे। जब उन्होंने मेरे बड़े भाई के कमरे की तलाशी ली तो वहां की लाइट जलती छोड़कर अगले कमरे में चले गए। मुझे लगा कि उन्होंने कुछ जगहें ठीक से नहीं देखी, तो मैंने खुद उन जगहों को चेक करने का सोचा। मैंने बिस्तर के नीचे और अलमारी में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर मैं नीचे मुख्य मंजिल पर चली गई। मेरे पापा उस समय बेसमेंट में तलाशी ले रहे थे। सच कहूं तो मुझे बेसमेंट में जाने में हमेशा डर लगता है, भले ही पापा वहीं क्यों ना हो। मैं अपनी माँ के साथ मुख्य मंजिल पर ही रुक गई, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे खींच ले गई और मैं धीरे धीरे डाइनिंग रूम में चली गई, जो फॉयर के पास ही था। मैं झुककर डाइनिंग टेबल के नीचे देखने लगी और फिर मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। वही आदमी जिसे मैंने गैस स्टेशन पर देखा था, डाइनिंग टेबल के नीचे छिपा हुआ था। मैं उसे तुरंत पहचान गई। मैं जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई, माँ। मेरी चीख सुनते ही मेरी माँ भी चिल्लाने लगी। मेरे 65 वर्षीय पापा बेसमेंट से दौड़ते हुए ऊपर आ गए। उनकी चाल में इतनी तेजी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वे पूरी तरह तैयार थे कि घर में घुसे इस आदमी से भिड़ेंगे। वह आदमी डाइनिंग टेबल के नीचे से निकलकर पापा के साथ लड़ने लगा। मेरे पापा उससे कम 20 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी वे अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम भी चुप नहीं बैठे। मैं और मेरी माँ भी जितना हो सकता था उसे मारने और धकेलने की कोशिश करने लगे। तीनों के हमले से वह आदमी आखिरकार थक गया और भागने लगा। वह सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। इसके बाद हमने तुरंत पुलिस को फोन किया। शुक्र है पुलिस जल्दी पहुंच गई, लेकिन अब भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा था। उस आदमी के पास अब भी हमारे घर की चाबी थी। उस रात पुलिस ने हमारे ड्राइववे में अपनी गाड़ी खड़ी रखी ताकि वह आदमी वापस ना आ सके। मेरे पापा ने दरवाजे के सामने एक कुर्सी अड़ा दी और लिविंग रूम में ही सो गए। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई थी। अगले दिन उन्होंने सबसे पहला काम किया, सामने वाले दरवाजे का लॉक बदलवाया। साथ ही हमारे घर में चाबी छुपाने का जो सिलसिला था वह भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब कोई चाबी बाहर नहीं छुपाई जाएगी। मुझे आज भी इस बात का बहुत गिल्ट है कि मेरी वजह से मेरे माता पिता को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। उस खतरनाक आदमी को घर तक लाने का पूरा दोष मेरी लापरवाही पर है। लेकिन एक बात और मुझे परेशान करती है, क्या उसने मुझे फॉलो किया था? क्योंकि ऑनेस्टली पूरे रास्ते मैंने अपनी कार के पीछे किसी को आते नहीं देखा था। अब मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं, इस बात से राहत है। इस घटना के बाद मेरे अंदर यहाँ से जल्द निकलने की इच्छा और बढ़ गई। मुझे रात में ड्राइव करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि ट्रैफिक में फंसने से ज्यादा बुरा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं न्यूयॉर्क, खासकर लॉन्ग आइलैंड की
रहने वाली हूँ और वहाँ का ट्रैफिक सच में असहनीय है। मेरा भाई फ्लोरिडा में रहता है और मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है। हालांकि यह एक लंबा सफर है। सफर कितना लंबा होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कब निकलते हैं। आमतौर पर यह 18 घंटे या उससे ज्यादा का समय ले सकता है। मैं अक्सर रात के 2 बजे निकलना पसंद करती हूँ, ताकि जब तक सड़क पर ट्रैफिक हो, मैं व्यस्त इलाकों को पार कर चुकी हूँ। गुरुवार की सुबह 2 बजे मैं घर से निकलने के लिए तैयार थी। डंकिन डोनट्स पर रुककर मैंने अपनी सुबह की कॉफी ली, क्योंकि मुझे पता था कि आगे एक लंबा और थकाऊ सफर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी से इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे वहां पूरे 1 महीने रहना था और मैं अपने भाई पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती थी कि वह मुझे हर जगह लेकर जाए। लॉन्ग आइलैंड से बाहर निकलने के बाद सुबह 3 बज रहे थे। जर्सी के सफर में ट्रैफिक कम हो गया और सफर आसान लगने लगा। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक का रास्ता सीधा है, बस I-95 को फॉलो करना होता है। करीब सुबह 4 बजे मुझे भूख लगने लगी। मैंने I-99 से उतरकर पहली खाने की जगह देखने का फैसला किया। मुझे वेंडीज का साइन दिखा तो मैंने सोचा कि यहीं से नाश्ता कर लेती हूँ। चूंकि मैंने घर पर नाश्ता नहीं किया था, अब भूख महसूस होने लगी थी। साइन को फॉलो करते हुए मैं वेंडीज पहुंच गई। यह जर्सी का एक अनजान सा इलाका था। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। पूरी जगह वीरान सी लग रही थी। रोशनी का इकलौता स्रोत मेरी कार की हेडलाइट्स थी। जब मैं वेंडीज के पार्किंग लॉट में पहुंची तो कुछ लाइट्स ऑन थी। वहां एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने सोचा कि जगह खुली होगी, इसलिए ड्राइव थ्रू में अपनी कार लगा दी। मेन्यू लिट अप था तो मुझे यकीन हुआ कि यह खुला है, लेकिन इंटरकॉम पर खड़े खड़े 1 मिनट से ज्यादा हो गया और किसी ने मुझे ग्रीट नहीं किया। मैंने यहाँ तक कहा, एक्सक्यूज मी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी मैंने अपने फोन पर चेक किया और पता चला कि वेंडीज सुबह 6 बजे खुलता है। और तभी अचानक मेरी विंडो पर 3 बार तेज दस्तक हुई। मैं डर से उछल पड़ी। दाईं ओर देखा तो एक आदमी खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसने मुझे विंडो नीचे करने का इशारा किया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा विंडो क्रैक किया ताकि उसकी बात सुन सकूं। उसने कहा, यह जगह अभी खुली नहीं है। मैंने जवाब दिया, हाँ, मुझे अभी पता चला। फिर उसने कहा कि वह फंसा हुआ है। उसने पार्किंग में खड़ी दूसरी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए बताया कि उसकी बैटरी खत्म हो गई है। उसने मुझसे कार जंप स्टार्ट करने की मदद मांगी। मैंने कहा, मेरे पास जंपर केबल्स नहीं है। तो उसने जल्दी से कहा, चिंता मत करो, मेरे पास है, ट्रंक में रखे हैं। उसने अपनी गाड़ी की ओर इशारा किया, जो पार्किंग के कोने में जंगल के पास खड़ी थी। मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ठीक है। मैं हमेशा कर्मा में विश्वास करती हूँ। मुझे लगा कि अगर मैंने उस आदमी की मदद नहीं की तो शायद मुझे बुरा कर्म मिलेगा, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। वह मेरी गाड़ी से पीछे हट गया ताकि मैं अपनी कार उसकी गाड़ी के पास ले जा सकूं। उसकी गाड़ी जंगल के पास कोने में खड़ी थी। मैंने अपनी कार का हुड अप किया और बाहर निकली। वह भी अपने हुड को अप करने और जंपर केबल्स लाने चला गया। हमने केबल्स को सही टर्मिनल्स पर जोड़ा। फिर मैंने अपनी कार स्टार्ट की और कुछ मिनट इंतजार किया। थोड़ी देर बाद मैंने उसे कहा कि अब अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करें। वह धीरे धीरे अपनी गाड़ी के अंदर गया और स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हमने फिर कुछ और मिनट इंतजार किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अगर वह गाड़ी चला रहा था तो बैटरी इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। तभी वह आदमी मुझसे कुछ देर रुकने को कहकर अपने फोन पर बात करने चला गया। फोन पर वह धीरे धीरे स्पेनिश में बात कर रहा था। मुझे स्पेनिश समझ नहीं आती थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास वापस आया और कहा कि उसके दोस्त ने कहा है कि हमें कुछ और मिनट इंतजार करना चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए। मैंने सोचा कि सही काम करना चाहिए, तो मैंने सहमति दे दी। लेकिन सच कहूं तो अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। तभी अचानक 2 पिकअप ट्रक तेज आवाज के साथ पार्किंग में घुसे।
वे बिल्डिंग के दोनों तरफ से आए और सीधे मेरी गाड़ी के पीछे आकर खड़े हो गए। मुझे फौरन समझ आ गया कि यह क्या हो रहा है। मैंने जल्दी जल्दी जंपर केबल्स हटाई और अपनी कार का हुड बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ट्रक मेरी गाड़ी के इतने पास खड़े थे कि मैं वहां से निकल भी नहीं सकती थी। मैं तेजी से सोचने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अब खतरनाक और डरावनी लग रही थी। उसकी नजरें इतनी अजीब थीं कि मुझे आज भी वह याद है। मैंने बिना सोचे समझे अपनी कार को लॉक किया और अंधेरे में जंगल की तरफ भाग गई। मैं घुटनों और टांगों पर चोट खाते हुए पेड़ों और झाड़ियों से लड़ते हुए दौड़ती रही। मैं कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी और जितना हो सके खुद को छोटा बना लिया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। तभी मैंने कुछ लोगों को स्पेनिश में जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना। उनकी आवाजें जंगल के अंदर गूंज रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे कितने लोग थे, लेकिन मैंने 3 अलग अलग आवाजें सुनी। वे आवाजें धीरे धीरे करीब आ रही थीं। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि कोई इसे सुन लेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी आवाजें धीरे धीरे दूर जाने लगी। मुझे कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन तभी मेरी कार का अलार्म बजने लगा। उस अलार्म की आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरी कार में मेरी जिंदगी भर की मेहनत का सामान था, कपड़े, जूते, घड़ियां और दूसरी चीजें, जिनकी कुल कीमत सैकड़ों डॉलर की थी। मैं झुकते झुकते पार्किंग की तरफ लौटी। जब मैंने पार्किंग में देखा तो वहां सिर्फ मेरी गाड़ी खड़ी थी। बाकी सभी गाड़ियां गायब थीं। मैं भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंची। यह किसी बुरे सपने जैसा था। मेरी कार की पिछली खिड़की टूट चुकी थी और अंदर का सारा सामान गायब था। मेरा सूटकेस, बैग और हर चीज जिसे मैं साथ लेकर जा रही थी, सब चोरी हो चुका था। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी घटना बताई। पुलिस मौके पर आई और कहा कि वेंडीज के सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने मेरी जानकारी ली और कहा कि मुझे वहीं रुकने की जरूरत नहीं है। घर वापस जाते समय मेरा दिल टूटा हुआ था। 2 घंटे का सफर मुझे बहुत भारी लग रहा था। कुछ दिनों बाद न्यू जर्सी पुलिस ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वेंडीज में जो गाड़ी थी उसकी नंबर प्लेट फर्जी थी और उन दोनों पिकअप ट्रकों पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पता था कि यह बस कहने की बात थी। मेरा सामान कभी वापस नहीं मिला। उन लोगों ने मेरी पूरी बैग और हर कीमती चीज लूट ली। मैं हमेशा कर्मा में विश्वास करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनके की सजा जरूर मिली होगी। हम सभी ने कभी ना कभी लंबी ड्राइव की होगी, है ना? और जब आप लंबी दूरी तय कर रहे होते हैं तो रेस्ट एरिया के साइन एक राहत की तरह लगते हैं। कई बार आपको बड़े रेस्ट एरिया मिल जाते हैं जहां खाने पीने की जगह होती है, और कभी-कभी सिर्फ छोटे रेस्ट एरिया मिलते हैं जिनमें बस एक बिल्डिंग और बाथरूम होते हैं। मैं भी एक लंबी ड्राइव पर थी। इस सफर का ज्यादातर हिस्सा रात में तय करना था। 15 घंटे की इस ड्राइव ने मुझे पूरी तरह थका दिया था। मैं कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी इसका ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि मैं ईस्ट कोस्ट के एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। रात के समय सड़कें लगभग खाली थीं। उस वक्त दूसरी कारें देखना बहुत दुर्लभ था। उस लंबे सफर में मैं उस स्टेज पर पहुंच गई थी जब आपको हर चीज अनकंफर्टेबल लगने लगती है। लगातार सीट पर बैठे रहने की वजह से मेरे पैर सुन्न हो रहे थे और सबसे बड़ी बात, मुझे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हो रही थी। मैं रेस्ट एरिया के साइन की तलाश कर रही थी। जैसे ही वह नीला साइन मेरी नजरों के सामने आया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी परेशानी समझ ली हो। वह साइन कह रहा था कि कुछ मील बाद एक रेस्ट एरिया आ रहा है। मैंने कार की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी ताकि जल्दी से वहां पहुंच सकूं। आखिरकार मैंने उस रेस्ट एरिया में गाड़ी मोड़ ली। यह एक छोटा सा रेस्ट एरिया था। वहां एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसमें बाथरूम था। मुझे बस यही चाहिए था। वहां कोई ट्रक नहीं था।
शायद ट्रक ड्राइवर केवल उन रेस्ट एरिया में रुकते हैं जो उनके लिए खास तौर पर बने होते हैं। जब मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई तो मैंने देखा कि वहां एक ही कार खड़ी थी। मुझे लगा कि शायद कोई उसमें सो रहा होगा। जैसे ही मैंने अपनी कार से बाहर निकलकर थोड़ा स्ट्रेच किया, मेरी नजर पास खड़ी दूसरी कार पर पड़ी। उसकी खिड़कियां टिंटेड थीं, इसलिए यह देख पाना मुश्किल था कि अंदर कोई है या नहीं। हालांकि उस वक्त मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद कोई आराम कर रहा होगा। मैंने बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए सोचा कि जल्दी से काम खत्म कर लूं और वापस ड्राइव शुरू कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम के अंदर पहुंची, वहां एक अजीब दृश्य देखा। एक आदमी बाथरूम के कोने में खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद वह यूरिनल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जल्दी ही एहसास हुआ कि वह पास के किसी यूरिनल की तरफ भी नहीं था। वह बस दीवार के कोने की तरफ चुपचाप खड़ा था। मैं वहीं दरवाजे के पास ठिठक गई। समझ नहीं आया कि मुझे कुछ कहना चाहिए या नहीं। मैंने लगभग पूछ ही लिया था, आप ठीक हैं? लेकिन वह दृश्य इतना अजीब था कि मेरे शब्द खुद ब खुद रुक गए। मुझे बाथरूम के स्टॉल तक पहुंचने के लिए उसके पास से गुजरना था, और सच कहूं तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैंने सामान्य गति से चलते हुए स्टॉल में कदम रखा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन मुझे अंदर भी सुकून नहीं मिला। मैं बाथरूम में किसी और के होने पर हमेशा असहज महसूस करती हूँ, और यहाँ तो माहौल ही अलग था। स्टॉल में मैं 1 मिनट तक खड़ी रही, कोशिश करती रही कि कम से कम पेशाब कर लूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर नहीं पा रही थी। अंत में मैंने वैसे ही फ्लश कर दिया और स्टॉल से बाहर निकल आई। जैसे ही बाहर आई, मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी। अब वह मुड़कर मेरी तरफ देख रहा था। वह अभी भी उसी जगह पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा मेरी ओर था। मैं आमतौर पर किसी के लुक्स पर ध्यान नहीं देती, लेकिन उस आदमी का चेहरा, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह अब तक का सबसे अजीब और डरावना इंसान लगा जिसे मैंने कभी देखा था। उसकी शक्ल में कुछ गड़बड़ थी, खासकर उसकी आंखों के आसपास। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनमें कोई भावना ही न हो। उसकी मौजूदगी से मेरी बेचैनी बढ़ गई। पिछले 10 घंटों से मैंने किसी से बात भी नहीं की थी, और यह घटना मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। मैं कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। मैंने तुरंत वहां से पलटा और बाथरूम से बाहर निकल आई। मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मैं तेजी से अपनी कार तक पहुंची, दरवाजा खोला, सीट पर बैठी और गाड़ी स्टार्ट की। मैंने बिना एक पल गंवाए गाड़ी को रिवर्स किया और वहां से निकल पड़ी। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उस आदमी को अपनी कार की तरफ आते देखा। मैंने तुरंत गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया और तेजी से वहां से निकल गई। बस एक ही ख्याल था, उसे अपनी नजरों से जितना जल्दी हो सके दूर कर दूं। हाईवे पर लौटने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। मुझे अब भी बाथरूम जाने की सख्त जरूरत थी। मुझे याद था कि अगला रेस्ट एरिया करीब 20 मिनट की दूरी पर होगा। मैंने खुद से कहा कि बस थोड़ा और इंतजार कर लूं। मेरी उम्मीद सही निकली। करीब 20 मिनट बाद मैं अगले रेस्ट एरिया पर पहुंच गई। यह भी लगभग पहले वाले जैसा ही था, लेकिन इस बार वहां कोई दूसरी कार नहीं थी। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने बाथरूम के सामने गाड़ी पार्क की और जल्दी से अंदर चली गई। इस बार स्टॉल में जाकर मैं खुद को राहत देने में कामयाब रही। जैसे ही मैंने अपनी जरूरत पूरी की, मुझे काफी आराम महसूस हुआ। लेकिन तभी मैंने बाथरूम के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनी। मुझे लगा कि कोई और शायद यूरिनल का इस्तेमाल करने आया होगा, लेकिन वह आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह कदम धीरे धीरे स्टॉल की तरफ आ रहे थे। अब मेरे दिमाग में डर का ख्याल मंडराने लगा। मैंने स्टॉल के नीचे से झांक कर देखा। वहां एक जोड़ी जूते थे। वह व्यक्ति सीधे मेरी स्टॉल के दरवाजे के सामने खड़ा था। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मेरा पहला ख्याल यही था, यह वही आदमी है, वही जो पिछले बाथरूम में था
उसने मेरा पीछा किया है। मेरी सामाजिक घबराहट ने मुझे कुछ कहने से रोक रखा था। मैं डर और असमंजस में बस चुपचाप खड़ी रही। लेकिन फिर मैंने किसी तरह खुद को संभाला और हिम्मत जुटाई। मैंने थोड़ी कांपती आवाज में कहा, यहाँ कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाथरूम के सन्नाटे ने मेरी घबराहट को और बढ़ा दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मुझे जल्दी से कुछ करना था। मैंने अपने फोन को पकड़ा और तुरंत 911 डायल किया। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया ताकि वह आदमी सुन सके। जैसे ही ऑपरेटर की आवाज आई, 911 आपकी इमरजेंसी क्या है? मैंने पूरी ताकत लगाकर और साफ आवाज में कहा, मैं एक खतरनाक आदमी द्वारा पीछा की जा रही हूँ। मुझे अपनी जान को खतरा है। मैंने अपनी आवाज को इतना तेज रखा कि वह आदमी भी इसे सुन सके। मैं यह दिखाना चाहती थी कि मैं अब डरी हुई नहीं हूँ। ऑपरेटर ने मुझसे मेरी लोकेशन और स्थिति पूछी। मैंने पूरी जानकारी तेज और स्पष्ट तरीके से दी, जैसे मैं उस आदमी को चेतावनी दे रही थी। भगवान का शुक्र है कि मेरा यह तरीका काम कर गया। मैंने दरवाजे के नीचे से देखा, वे आदमी चुपचाप मुड़ा और बाथरूम से बाहर चला गया। मैंने राहत की सांस ली और ऑपरेटर को पूरी घटना बताई। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी बाथरूम के अंदर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहीं सुरक्षित महसूस हो रहा था। ऑपरेटर ने मुझसे बात करते हुए पुलिस भेजने का आश्वासन दिया। कुछ मिनट बाद मैंने बाथरूम के दरवाजे पर पुलिस अधिकारी की खटखटाहट सुनी। उन्होंने मुझे बाहर आने का संकेत दिया। मैं धीरे धीरे बाहर निकली और उन्हें उस आदमी का और उसकी गाड़ी का पूरा विवरण दिया। मैंने पहले रेस्ट एरिया की घटना और इस घटना के बीच की समानताएं भी बताईं। पुलिस ने मेरी कार को भी चेक किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। जब हमें यकीन हो गया कि वह आदमी वहां से जा चुका है, तो मैं और पुलिस अधिकारी एक साथ रेस्ट एरिया से बाहर निकले। उन्होंने मुझे आगे के सफर के लिए सुरक्षित रहने की सलाह दी। उसके बाद मेरी रोड ट्रिप सामान्य तरीके से चली। लेकिन सच कहूं तो वह रात मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल रह गया था कि वह आदमी आखिर कौन था और क्यों मेरा पीछा कर रहा था। मुझे यकीन था कि स्टॉल के बाहर खड़ा वही डरावना आदमी था जो पहले बाथरूम में था। यह सब सोचकर आज भी सिहरन होती है। इस घटना ने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी चीजें किसी के साथ भी हो सकती हैं। इसलिए अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं तो हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें। याद रखें, अपनी सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।